हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट। वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये 10th वीडियो है, तो इससे पहले जितनी भी वीडियोस आपने नहीं देखी थियोरटिकल पार्ट की और एमसीक्यूज की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए, कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर देते हैं। तो आपको पता है कि हाथी अपनी मस्ती में चलता है और बाकी सारे आपको पता है वो तो बौखते ही रहते हैं। तो उनका काम ये रहेगा, वो जनरली क्या करेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और डिसलाइक कर देंगे। वो दूसरे की प्रोग्रेस से खुश नहीं रहेंगे। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो अब देखिए, एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 20 पिछली वीडियोस में यानी पहले मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जरूर चेक कर लेना। अब देखिए, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिसंबर 19 का है, जिसमें यूनिलेटरल आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ आ गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आ गया और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब देखिए, मैंने इसमें पास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो ये आ चुका था एग्जाम में। तो आपको पता है कि सबने ही सही किया होगा। इसका आंसर था बी, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप बोलोगे कि देखिए, जैसे ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। बी की खुद की फैक्ट्री थी शुगर की, ऐसे बोल सकते हैं। ए ने बोला कि इतने जैसे 10 टन शुगर मुझे सप्लाई कर लेना इस पर्टिकुलर डेट को, पर उससे पहले ही बी की फैक्ट्री में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। देखो, आग लगा दी मैंने, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शुगर की फैक्ट्री उसकी जल गई। तो उस केस में क्या होगा, वो शुगर सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वो लॉ के थ्रू एनफोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए, ऐसे भी हो सकता है, ए ने बी को बोला कि मैं आपको एक पेंटिंग बना के दे दूंगा, जो आपने बोला है, जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है बना के दे दूंगा 10 दिन बाद। लेकिन बीच में ही एक ही डेथ हो गई, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। ये एनफोर्स लॉ के थ्रू नहीं हो सकता। बी किससे करवाएगा बताओ? उनके बेटों से करवाएगा, बेटी से करवाएगा? एक के तो है ही नहीं, एक की तो शादी नहीं हुई थी। तो किससे करवाएगा? उनके पेरेंट्स से करवाएगा? नहीं करवा सकता। तो उस केस में क्या बोलेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए, यूनिलेटरल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली क्या होता है, वन साइडेड एक तरीके से हो गया कि एक पार्टी ने तो अपना काम पूरा कर लिया, जिसको जनरली आप एग्जीक्यूटरी की तरह बोल सकते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटरी का ये काइंड क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने काम कर लिया लेकिन दूसरे ने काम अभी नहीं करा, उसका प्रॉमिस को पूरा करना भी बाकी है। खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको पता है कि सिंपल सा पार्ट है, जैसे हमने बोल दिया कि ए ने बी को बोला कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा। अब ए ने तो अपनी तरफ से डिलीवर कर दिए, लेकिन बी ने अभी तक पेमेंट नहीं करा। ऐसे हो सकता है, लेकिन देखिए ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो एग्जीक्यूटरी हो गया। अब यूनिलेटरल का एक और एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ए है, उसका बेटा गुम हो गया था, तो उसने अपने कॉलोनी में सारी जगह फैला दिया कि मेरा बेटा गुम हो गया, अगर जो भी है ना उसको लेके आएगा, ढूंढ के लेके आएगा, तो मैं उसको 50,000 प्राइस दूंगा। अब इसकी खबर सी को मिल गई, सी ने उसके बेटे को ढूंढ लिया और ए को दे दिया, यानी ए को लौटा दिया उसके बेटे को। तो इस केस में आपको पता है कि सी ने अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया है, तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ए को क्या करना है, जो अपना प्रॉमिस है वो पूरा करना है। तो ए का प्रॉमिस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सिंपल सा पार्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है कि जनरली ये लॉ के थ्रू एक तरीके से पूरा करवा दिया जाता है। आपकी मैंने बताया था कि लाल बत्ती पर कोई पर्सन रुका, या मैं बोल सकता हूँ कि एक बच्चा रुका और आपका व्हीकल था, उस व्हीकल को उसने साफ़ किया। ठीक है, आपने एक तरीके से कुछ भी ना हाँ करा ना करा, तो एक तरीके से आपने सहमति दे दी है और वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। तो जनरली आप अपने जेब से क्या करते हो, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ निकाल के दे देते हो। तो इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, जिसमें जनरली क्या होता है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, ऑब्लिगेशंस है, वो पता रहती है आपस में दोनों पार्टीज़ को, तो वो एक्सप्रेस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। 22 देखिए क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। जून 19, देखिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। कितना सिंपल पार्ट है। आप देखिए, मैंने आपको पिछले जो 9 वीडियोस कवर कराए, जिसमें एक एमसीक्यूज का छोड़ दीजिए, तो 8 वीडियोस में सारा पार्ट बताया हुआ है। तो आपको पता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बनता है, और देखिए एग्रीमेंट होगा तब जाके ही तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आएगा। तो आपको पता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। आपको पता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ए ने बी को इन्वाइट किया बर्थडे पे, ठीक है, अब बी जैसे तैयार हो गया, आपको पता है कि ए के घर पे ताला मिला, बी नाराज हो गया, तो ये नहीं कि बी कोर्ट में केस कर सकता है। तो आपको पता है कि एग्रीमेंट के साथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। याद रखना, क्या होनी चाहिए, लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एग्रीमेंट के साथ। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है फिर, कॉन्ट्रैक्ट। तो ए, फिर बी, फिर डी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है पार्टीज़ के द्वारा। तो आपको पता है कि जनरली 2 पार्टी में से मिनिमम 2 पार्टीज होती है, तो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन उनमें से अगर किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया,
तो सामने वाला क्या कर सकता है, कोर्ट में स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। तो ब्रीच का मैंने आपको बताया था, उसमें टाइप्स ऑफ ब्रीच भी बताए थे, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो ये है अपना 22 का सी आंसर, जिसमें होगा ब्रीच ऑफ 22 का सी नहीं है, ए बी डी सी। मैं भी भावनाओं में बह गया था, तो आप बोल सकते हैं ए बी डी सी। कौन सा होगा, 22 का अपना आंसर होगा बी, ए बी डी एंड सी। ठीक है, अब देखिए ये जो अपन क्वेश्चन, इसको स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। देखिए जो भी पर्सन अगर पेपर 1 कॉमन पेपर के साथ अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चुनना चाहता है और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए अपकमिंग बैचेस लाए गए हैं NTA UGC नेट के। तो देख सकते हैं 22 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट है। मैनेजमेंट और पेपर 1 का है पार्ट। इसी तरीके से 23 दिसंबर पे है हिस्ट्री और पेपर 1। 24 दिसंबर देख सकते हैं साइकोलॉजी और पेपर 1 का पार्ट है, थर्सडे से है। 25 दिसंबर लॉ। अब देखिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक है सब्जेक्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, इसमें पेपर 1 नहीं है। इसी तरीके से 26 दिसंबर है मैनेजमेंट पेपर 1, तो यहाँ पे आप 22 को भी चुन सकते हो और 26 को भी चुन सकते हैं। 27 दिसंबर पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1। 28 दिसंबर इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे देखिए पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और 29 दिसंबर कॉमर्स का। और हाँ, याद रखिए कि प्राइस 25 दिसंबर से बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, तो उससे पहले आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने एनरोल करना है और डिस्काउंट भी लेना है, तो मेरा रेफरल कोड देखिए ये रहा, चिराग NTA एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं, अगर आपने अनअकैडमी में पहली बार क्या करा है, ऐप को डाउनलोड किया है और साइन इन किया है, तो चिराग NTA कोड डालिए, जिससे आपको फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेज, फ्री टेस्ट ये सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये चिराग NTA रेफरल कोड जरूर एंटर करना। ठीक है, अब देखिए वापस से अपने MCQs की तरफ आ गए हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है। और हाँ, एक और चीज़ मैं तो बताना ही भूल गया कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एनरोल का, तो एनरोल जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए यह है 23 स्टेटमेंट 1 की बात कर रहा है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड, जून 19 का है। स्टेटमेंट 2, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउट 2 स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक, फिर बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और थर्ड है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखिए पहली लाइन क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड, ये गलत हो गया। याद रखना कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता। वैसे आपको पता है कि नॉर्मल लाइन क्या है कि कंसीडरेशन के बिना एग्रीमेंट क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है, एक्सेप्शन होते हैं, जिनमें बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड नहीं कहलाता। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज नहीं, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको मैंने बताया कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी पहली कंडीशन क्या होती है, एग्रीमेंट। फिर जैसे उसमें एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट जुड़ता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का पार्ट तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। जब शुरू की वीडियोस थी, मैंने आपको बताया था सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट का भी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि ए ने बी को बर्थडे पे इनवाइट किया, बी तैयार हो गया मजे से, लेकिन बाद में पता चला कि बी जैसे उसके घर गया, ए के घर पे ताला लगा हुआ मिला था, तो बी को गुस्सा आ गया, बी ने कोर्ट में केस कर दिया। तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि वो जनरली सोशल एग्रीमेंट है, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेनेंस के फॉर्म में बोल दिया कि 5000 रुपीज़ पर मंथ दे दूंगा, लेकिन आपको बताया, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया एक तरीके से, तो उस केस में वो अर्न नहीं कर पाया। तो ये थोड़ी कि वाइफ उस पर केस कर देगी। तो आपको पता है कि एक तरीके से वो उसके मेंटेनेंस का एग्रीमेंट था, नॉर्मल सा एग्रीमेंट था जो डोमेस्टिक होता है। मैं भी जनरली बोलता हूँ अपनी वाइफ को कि 2000 रुपीज़ पर मंथ तुझे दे दूंगा, लेकिन कभी नहीं दे पाता, तो ये थोड़ी कि वो मुझ पर केस कर देगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 23 का अपना आंसर होगा सी। अब देखिए ये जो मैंने बताया था कि कुछ एग्रीमेंट जो होते हैं जरूरी नहीं है कि बिना कंसिडरेशन के वॉइड हो जाए, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे वही एक्सेप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए ये बोल रहा है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25।
ठीक है, जनरल रूल। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सेबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर। तो मैंने आपको ये शुरू के वीडियोस में ही बताया था कि एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी तो होती है, पर उसके साथ साथ क्या है, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। हाउएवर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इन द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। इसका मतलब क्या है, चाहे उसमें कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है तब भी ये एनफोर्सेबल होंगे। अब देखिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात कर रहा है तो याद रखना इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके ये एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है, याद रख लेना। जब भी इस टाइप का एग्रीमेंट होता है बिना कंसिडरेशन का, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का, हस्बैंड वाइफ का बोल सकते हैं आप, जिनमें एक तरीके से नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, पार्टी मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, तो हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं, या इसके अलावा आपको पता है कि फादर सन हो गया, मदर सन हो गया, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। देखिए मेन आ गया, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration। ये इसकी पूरी लाइन हो गई, ये आपको ब्रेक करके कंडीशंस बता दी गई। एग्जांपल में क्या बोल दिया, ए हस्बैंड बाय ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग टू हिज वाइफ। अब देखिए मैंने क्या बताया था अभी कि मेंटेनेंस के फॉर्म में वाइफ को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था। मैंने भी कोई रजिस्टर्ड थोड़ी कर रखा है, मैंने थोड़ी कोई डीड बना रखी है या मैंने कोई राइटिंग में दे रखा है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो जनरली मेरी वाइफ मुझ पर केस नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में बनवा देता और आपको बताया कि उस केस में ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो उस केस में वाइफ केस भी मुझ पर कर सकती है और मुझसे जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकती है। हेल्ड द एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन वाज वैलिड। तो ये हेल्ड किया गया कि एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और रिटर्न में है। फिर देखिए बोल रहा है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो पास्ट में मैंने वॉलंटरी सर्विस दी, ये बोल रहा है, तो उसके बदले में जो भी मैंने वॉलंटरी सर्विस दी तो सामने वाले से मैं अमाउंट मांग सकता हूँ। यहाँ पे यही बोल रहा है, ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर इज एनफोर्सिबल अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 इन ऑर्डर दैट ए प्रॉमिस टू पे फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विस बी बाइंडिंग द फॉलोइंग एसेंशियल फैक्टर मस्ट एग्जिस्ट। सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, ये बोल दिया। सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि पी ने आर का पर्स फाइंड किया एंड गिव इट टू हिम। आर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा पी को, क्योंकि पी ने आर का पर्स ढूंढ के दे दिया और उसके कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट थे जो उसके पर्स में थे। तो एक तरीके से आर खुश हो गया और आर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। पी ने जो सर्विस दी वो आर के लिए दी, ये बोल रहा है। द प्रोमिसर मस्ट बीन एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन सर्विस वर रेंडर्ड। ठीक है, द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, यहाँ पे यही बोल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पी ने आर का पर्स फाइंड कर दिया, तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है, एक तरीके से आर प्रॉमिस कर रहा है कि पी को वो 10,000 रुपये दे देगा। और सीधी सी बात है, जिसने सर्विस दी थी पी ने, उसने वॉलंटली दी थी, ये नहीं कि आर ने उसको काम पे लगाया था, बोला था कि मेरा पर्स ढूंढ के आ। पी ने अपनी इच्छा से दिया था, तो उस केस में बोल सकते हैं ये वैलिड है। इसी तरीके से बोल रहे हैं, पढ़ लेना एक बार ये वाला पार्ट। ये बोल रहा है कि डेट जो होते हैं वो टाइम बार्ड होते हैं, तो उस केस में पार्टी की ऑब्लिगेशन नहीं बनती। आपको पता है कि अगर ए ने बी से लोन ले रखा है, या उल्टा बोल देता हूँ, ए ने बी को लोन दे रखा है, ऐसे मान के चलिए। अब ए क्या करता है, 3 साल तक इससे लोन का अमाउंट मांगता ही नहीं है, तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, याद रखना। लोन देने की डेट से विद इन 3 ईयर्स आपको पैसा मांगना पड़ेगा। अगर आप नहीं मांगते तो कोर्ट में केस कर दीजिए। अब देखिए, अगर आपने 3 साल के अंदर नहीं मांगा तो कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि वो टाइम बार्ड डेट बन जाते हैं। लेकिन अब देखिए, ए ने अपना पैसा दिया था, ए ने एक तरीके से लापरवाही में 3 साल हो गए लेकिन पैसा नहीं मांगा। फिर उसने बी को रिक्वेस्ट की कि भाई अब तो टाइम बार्ड हो गया, मैं केस भी नहीं कर सकता, लेकिन तू तो मेरा जानकार है, मैंने इतना अमाउंट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कम दे देना पैसा। तो बी एक तरीके से तैयार हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है, ए इज इंडेप्टेड टू सी फॉर ₹60,000 बट डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ए साइंस ए रिटर्न प्रॉमिस नाउ टू पे ₹50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट। देखिए, ए ने सी से लोन ले रखा था 60 का, लेकिन टाइम बार्ड हो गया, तो इस केस में ए की अब ऑब्लिगेशन बनेगी नहीं। लेकिन ए ने उसके बाद क्या कर दिया, साइन कर दिया, एक रिटर्न प्रॉमिस दे दिया कि मैं फाइनल सेटलमेंट में आपको 50,000 रुपये दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे जानकार पार्टी हो। चलो, आपने क्या है कि लोन का अमाउंट नहीं मांगा 3 साल तक, लेकिन वो टाइम बार्ड हो गया, तो चाहे तो ए मना कर सकता था, लेकिन ए ने एक नया
कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो ये बोल रहा है दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बट एनफोर्सिबल। तो इसमें कोई कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। ये नहीं कि ए को गुड्स डिलीवर करके देने हैं या ए को अपनी कोई कार देनी है, हाउस प्रॉपर्टी देनी है, फिर भी क्या हो गया, ये एनफोर्सिबल है। वैसे ही बोल रहा है कि एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। कंप्लीटेड गिफ्ट, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जो कंप्लीट गिफ्ट दिया है, डोनर और डोनी का रिलेशनशिप बोल रहा है उस केस में, तो उस केस में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती और चैरिटी के केस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। देखिए मैंने इसलिए एक्स्ट्रा कवर कराया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें करवाने पड़ते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि एनटीए नेट में क्या क्या पार्ट आ सकता है, तो आपको तैयार रहना पड़ता है हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इसलिए मैं भी क्या करवाता हूँ, जब भी अगर मेरा थियोरटिकल पॉइंट में कुछ रह जाता है तो एक्स्ट्रा कवर करा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब 24 देखिए, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए जून 20 का अभी, अब देखिए जून 20 मैंने डाला है, तो इसका मतलब क्या है, ये अक्टूबर में अपना जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद 17 अक्टूबर को था, मेरे को ध्यान आ रहा है, तो उस वक्त का जो हुआ था। अब ये मॉर्निंग का या इवनिंग का शिफ्ट का ये मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 2 एग्जाम हुए थे, उसका ये था। अब याद रखना इसमें क्या है, ऑफर ऑफ प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। तो आप बताइए सबसे सिंपल पार्ट, सबसे पहले करेंगे ऑफर, फिर सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही ऑफर सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनेंगे, प्रॉमिस का पार्ट होगा। तो देखिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और जैसे ही प्रॉमिस का पार्ट हुआ तो वो एग्रीमेंट बन गया, आपको पता है। अब एग्रीमेंट जैसे ही बना, देखिए ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद प्रॉमिस, तो देखिए AEC, तो आप देख सकते हैं कहाँ आ रहा है, एक बार थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ AEC यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखिए आपको पता है कि D आएगा, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा आपका, A बनेगा, फिर E बनेगा, फिर C बनेगा, उसके बाद D बनेगा, फिर B बनेगा, यानी अपना ऑप्शन होगा D। सिंपल बेसिक। 25, कॉन्ट्रैक्ट्स हुज ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हुज ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन आर अनलॉफुल आर वॉइड। सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल होंगे तो वॉइड ही होंगे। देखिए अगर आप स्मैक का बिजनेस कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल ही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी को मारने का बिजनेस, चोरी डकैती का बिजनेस, तो वो अनलॉफुल ही है। तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट ही गलत है। बैंक लूटने का बिजनेस तो वो अनलॉफुल ही है। तो सीधी सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड ही होगा। ए और बी ने बोला कि बैंक लूटेंगे और जो भी पैसा मिलेगा आपस में बांट देंगे, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है एक तरीके से। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। देखिए क्या होता है कि आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से अगर कोई मना कर रहा है, आपको कार्रवाई रोकने के लिए बोला जा रहा है कि आप 4 महीने का गैप ले लो, इसके बाद क्या करना, लीगल प्रोसीडिंग कार्रवाई करना, ठीक है। यह आपको बीच में रोका जा रहा है दीवार बन के कि जो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। तो जो लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं जनरली वो भी वॉइड कहलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 25 का दोनों ही करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए 26, एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी। अब देखिए वैसे तो आपने पुराने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पुराना है 1872, तो जनरली इसमें जब भी पार्ट आता है तो वो किसका आता है, पोस्ट का आता है। लेकिन आपको पता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो जनरली जो सामने वाला पार्टी एक्सेप्टेंस दे देता है टेलीफोन पे, जो ऑफर करने वाला है वो टेलीफोन पे सामने वाले को ऑफर कर देता है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस दी गई तो वो कब दी गई, जब जो सामने वाला है, देखिए एक ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपको कुछ बेचना चाहता हूँ, मोबाइल पे बोल दिया, बी को प्रॉपर सुनना चाहिए उसको, हियर्ड बाय द ऑफरर, ऑडिबल टू द ऑफरर, एक तरीके से प्रॉपर आवाज़ आनी चाहिए, सुनना पूरा सही ढंग से चाहिए, अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, ऑफरर ने उसको क्या करा, कह रहा ना अंडरस्टूड बाय द ऑफरर। तो एक तरीके से एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी हियर्ड बाय द ऑफरर, ऑडिबल टू द ऑफरर, अंडरस्टैंड बाय द ऑफरर, ऑल ऑफ द अबव, ये सारा पार्ट आ जाएगा। तो 26 में क्या आएगा, डी, पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 27, कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर दूसरा में भी प्रेजेंट और फ्यूचर ओनली, सी ए में भी प्रेजेंट ओनली, डी ए मस्ट बी फ्यूचर ओनली। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए जैसे अभी मैंने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बताया, यूनिलेटरल बताया, तो आपको पता है कि अभी कंसिडरेशन का पार्ट देना बाकी है। ए ने बोला कि कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के दिखाएगा, तो बी ने वो ढूंढ के दिखा दिया और बी ने उसको लौटा दिया ए को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 1 महीने बाद। कब कर दूंगा, 1 महीने बाद कर दूंगा। तो आपको पता है कि जो कंसीडरेशन है वो बी को क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा, फ्यूचर में मिल सकता है। अभी दे दिया तो प्रेजेंट हो गया। वैसे ही आपको पता है कि बी ने अपना काम करके दे दिया, तो बी ने अपनी ऑब्लिगेशन, अपना कंसीडरेशन पूरा करके दे दिया, ऐसे जनरली क्या हो गया, वो पास्ट हो गया। मैं बोल सकता हूँ कि देखिए अगर आप देखते हो कि ए ने बोला बी को
कि मुझे कोचिंग चाहिए, आप पढ़ा दोगे क्या? तो बी ने बोला ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगा 1 महीने बाद, और ए ने भी बोला कि मुझे 1 महीने बाद कोचिंग चाहिए, तो आपस में दोनों तैयार हो गए। तो यहाँ पे कंसिडरेशन एक तरीके से क्या हुआ, फ्यूचर का ही है। क्या हो गया, फ्यूचर का ही है, क्योंकि आपको पता है कि अभी दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ही नहीं की। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर बी ने उसको पढ़ा दिया होता और ये बाद में पेमेंट करता, तो बी ने अपनी तरफ से काम कर लिया है, तो एक तरीके से पास्ट कंसिडरेशन हो गया। लेकिन ए जब पेमेंट करेगा तो वो प्रेजेंट है, अगर ए ने पेमेंट नहीं करा और बोला बाद में दूंगा तो वो फ्यूचर हो गया, सीधी सी बात। तो यहाँ पे 27 में ए तीनों पार्ट के लिए आ जाएगा। 28, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड व्हेन मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ड्यू टू नियर रिलेशनशिप, अभी भी पढ़ा था। टू पे ए टाइम बार डेप्ट, ये भी एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ा। टू कंपनसेट ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली, तो आपको पता है कि अपनी इच्छा से किसी पर्सन ने कुछ काम कर लिया, वो भी हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लिया। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। 28 का डी, ए ने बी का पर्स ढूंढ के दे दिया, आपको पता है, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 15,000 दे दूंगा क्योंकि आपने मेरे अच्छे डॉक्यूमेंट ढूंढ लिए, तो जनरली ये वॉलंटरी हो गया। ए ने अपनी इच्छा से बी का पर्स ढूंढ के दिया था। टाइम बार्ड 3 साल तक टाइम बार्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो सामने वाली पार्टी जिसकी ऑब्लिगेशन थी वो बोलती है ठीक है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़े कम दूंगा पैसे, लेकिन थोड़े कम दूंगा, और यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ का आ गया, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर देखिए 29, इफ ओनली ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द कॉन्ट्रैक्ट इज, देखिए अगर किसी भी पर्टिकुलर कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है और उसमें बोल रहा है कि उसका पार्ट अगर अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एज ए होल। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड कहलाता है। ठीक है, याद रख लेना। अब देखिए जरूरी नहीं कि मैंने थियोरटिकल पार्ट में हर पॉइंट बताया, क्योंकि जब एनटी के टॉपिक देखते हैं एनटीए नेट के, तो इन्होंने टॉपिक प्रॉपर दिए ही नहीं हुए, कि कुछ कुछ दिए हैं, जैसे क्वासी दे दिया, अब वैगरिंग कंटिजेंट ये नहीं दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं आपको सारा बताने बैठूंगा तो पता नहीं कितनी यूनिट्स कवर हो जाएगी, तो मुझे उस अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, फिर भी मैं एमसीक्यूज में कवर कर ही लेता हूँ। तो देखिए वॉइड एज ए होल का पार्ट आ गया, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए जैसे ए बी की कंपनी का सुपरिटेंडेंट बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, लेकिन बी ने उसको क्या बोला कि हम जो माल डिलीवर करते हैं, जो आपको देखना है चेक करना है, तो उसमें एक तो पार्ट हो गया, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, पीनट्स का। हमारा किसका बिजनेस है, पीनट्स का। जब वो बॉक्स में जाते हैं तो उसके साथ आपको क्या करना है, स्मैक का पार्ट भी देखना है, या चरस का पार्ट, अफीम का, गांजे का पार्ट है, वो भी आपको क्या करना है, साथ साथ देखते जाना है। तो देखिए पीनट्स का बिजनेस तो लीगल हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया कि सही है, लेकिन साथ में आपको स्मैक का बिजनेस भी संभाल रखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सुपरिटेंडेंट बनाना तय किया गया था और 20,000 रुपये 25,000 रुपये सैलरी तय की गई थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा वॉइड कहलाएगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जो पार्ट काम है पीनट्स कि इसका मैं 15,000 तक का काम कर रहा हूँ और ये मैं 5,000 तक का ही कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, ये हो गया। अब देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको बताया मैंने इनकम्पिटेंसी का पार्ट बताया था, अब इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनर बोल दिया। जो 18 से कम का एज का है, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो आपको बताया कि पागल कभी कभी क्या होता है, इंसेन हो जाता है, कभी कभी सैनिटी आता है, यानी कभी कभी सही अवस्था में हो जाता है, कभी कभी सही नहीं होता। अगर जब वो सही अवस्था में तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरीके से ए पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिव बाय सम लॉ, तो किसी लॉ के थ्रू उसको क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 31 यहाँ पे दे रहा है कंसेंसस एड ईडम मीन्स, तो आपको पता है कि कंसेंसस एड ईडम का मतलब क्या है, जब, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये कहाँ बताया था, मुझे ध्यान आ रहा है, अरे हाँ ध्यान आ गया, वो मैंने आपको कंसेंट में बताया था। किसमें बताया था, कंसेंट में। तो देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि कंसेंट सहमति होनी चाहिए, तो आपको बोल रहा है कि जब पार्टीज के बीच में सहमति है तो उस केस में उनका माइंड एक ही दिशा में मिलना चाहिए, सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका मतलब जो भी वो समझ रहे हैं आपस में, जो भी कोई बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो बिल्कुल आपस में सेम समझ रहे हैं। जैसे देखिए ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है 3 लाख में, अब ए के पास तो कितनी कारें हैं, 4 कारें, तो उस केस में बी को ऐसे लगा कि यार ये तो i20 बेचना चाहता है, जबकि ए रियल में क्या बेचना चाहता है, अपनी टाटा नैनो बेचना चाहता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है वो सेम नहीं हुआ, सेम सेंस में नहीं समझा। ए को लगा कि सामने वाला टाटा नैनो खरीदेगा, जबकि बी को लगा कि ये i20 दे रहा है, जबकि ऐसा पार्ट है ही नहीं, ठीक है। वैसे नैनो कोई 3 लाख में नहीं बिकती है, तो मैंने ऐसे एग्जांपल बता दिया। तो देखिए यहाँ पे है 31 का भी, मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब देखिए कई बोलते हैं कि सर आप जल्दी क्यों बोलते हैं, देखिए आदत है, क्या करूँ जल्दी बोलने की, तो इस चक्कर में मैं फास्ट स्पीड में बोलता रहता हूँ। काफ़ी बार मैंने कंट्रोल किया लेकिन कंट्रोल नहीं होता।
तो देखो 32, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉर्म विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज इज वैलिड, इलीगल, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो। तो आपको पता है कि जब भी फ्री कंसेंट नहीं रहती, जिसमें आपका कोर्जन का पार्ट था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट था, मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट था, मिस्टेक का पार्ट था, इस तरीके से आपने सारे पार्ट कवर किए थे, आपको ध्यान है, ठीक है। नहीं ध्यान है तो फ्री कंसेंट का पार्ट जाके देख लेना, जिसमें मैंने सेक्शन 14, 15 समथिंग ये कवर करवाया था। तो शायद सेक्शन 15 से चालू हो गए थे सारे के सारे पार्ट, तो एक बार वो जाके ज़रूर देख लेना, इससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा फ्री कंसेंट का। तो देखिए, जब कंसेंट फ्री कब नहीं कहलाती, जब उसमें कोर्जन का पार्ट हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, मिस्टेक का पार्ट हो, जब ये जनरली पार्ट होते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे वैलिड, इलीगल, वॉइडेबल, तो आपको बताया कि एक ही पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो सकती है। वो चाहे तो एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता, आपको पता है कि अगर एक पर्सन ने, जैसे ए ने बी को धमका के या डरा के, कोर्जन की तरीके से धमकी देके कि मैं क्या कर दूंगा, आपकी जान ले लूंगा या आपकी पत्नी की जान ले लूंगा, आपके बेटे की जान ले लूंगा, तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। अब देखिए बी चाहे तो बाद में कोर्ट में जा सकता है क्योंकि ए ने डराया धमकाया, तो हम बोल सकते हैं कि बी के ऑप्शन पर वो वॉइडेबल है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 32 का सी, वॉइडेबल। सिंपल है क्योंकि आपको पता है कि ये तो आपने सीपीटी, जनरली सीएस, इसी पार्ट में कवर किए थे ये वाले सारे के सारे, जब सीपीटी होती थी, आजकल तो सीए फाउंडेशन ये होने लग गई, ठीक है। अब 33, इफ़ एन एग्रीमेंट सफर्स फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी इट इज़, तो ये बोल रहा है अगर एक एग्रीमेंट सफ़र करता है किसी अनसर्टेनिटी से, तो उस केस में क्या, इट इज़ वॉइडेबल, वॉइड, एनफोर्सेबल, इलीगल, तो क्या कहलाएगा, वॉइड ही कहलाएगा, ठीक है। इफ़ एन एग्रीमेंट सफर्स फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी, तो देखिए उस केस में वो वॉइड ही कहलाएगा। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बोले कि ए और बी ने बोला कि ए ने बी को बोला मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा, क्योंकि बी ने उसको बोल दिया था देखना 2 दिन बाद रेन होगी, क्या होगी, बारिश होगी, तो ए ने बोल दिया ठीक है मैं तेरे को 5,000 रुपये दे दूंगा, और अगर बारिश नहीं होती तो तू मुझे 2,000 रुपये देगा। इस तरीके से जनरली एग्रीमेंट हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो वैसे ही अनसर्टेनिटी है, जरूरी थोड़ी किसी को पता कि बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अनसर्टेनिटी का पार्ट है तो वो शुरू से ही क्या होगा, वॉइड होगा। फिर देखिए ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर 34, यहाँ पे क्या बोल दिया, ए वॉइड एब इनिशियो, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो शुरू से ही व्यर्थ होते हैं, अब इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 35 देखिए क्या बोल रहा है, ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स और डज नॉट हैपन। देखिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आपको पता है क्या, नहीं पता, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए वैसे इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, सिंपल सा पार्ट है। देखिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, बी ने उसके साथ, बी कोई पर्सन है, उसने एग्रीमेंट कर दिया किसका, फायर इंश्योरेंस का, कि अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी से कितने ले लेगा, जो भी इंश्योरेंस का क्लेम है वो ले लेगा। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने बी को बोला कि अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो हम आपको क्या करेंगे, 20 लाख पे कर देंगे। इस तरीके से एक तरीके से इंश्योरेंस क्लेम का पार्ट बन गया। तो वो कब बनेगा, जब उसके बिल्डिंग पे आग लगेगी, नॉर्मल सा पार्ट है। तो यहाँ पे ये बोल दिया इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स और डज नॉट हैपन, या तो हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आग लग जाती है तो आपको पता है कि एक ये अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है, जो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो भी बना है वो एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है। तभी देखिए क्या बोल रहा है, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स डज नॉट हैपन, होता है या नहीं होता। यहाँ पे तो देखिए होने पर है कि आग लग गई बिल्डिंग पे, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी 20 लाख देगी। उसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या बोलता है कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा तब जाके मैं आपको 5 लाख रुपीज़ दे दूंगा, तब जाके वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो देखिए इसमें जब भी आपको याद रखना है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का पार्ट ही याद रखना है। तो 35 को हम क्या बोलेंगे, आइदर ए और बी। फिर देखिए 36, द फ्रेज क्वांटम मैरियोट लिटरली मीन्स, तो देखिए आपको पता है कि जितना आपने काम किया है, जितना आपने कमाया, उतना तो आपको हिस्सा मिलना ही चाहिए। यहाँ पे ए और बी के बीच में आपको, जैसे मैंने बताया था, राइस बैग के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए बी को क्या करेगा, 100 राइस बैग डिलीवर करेगा और बी उसके बदले में क्या करेगा, पर राइस बैग के मान के चलिए 2000 दे देगा। अब ए ने बी को क्या कर दिया, दो लॉट में डिसाइड किया कि 2 लॉट में 50-50 के लॉट में आपको दूंगा। अब ए ने बी को 50 राइस बैग तो डिलीवर कर दिए, लेकिन उसके बाद बी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और बी क्या बोलता है, मैं आपको इस 50 जो राइस बैग आपने डिलीवर किए इसके भी पैसे नहीं दूंगा। तो उस केस में ए कोर्ट में केस कर सकता है और बोल सकता है कि देखिए बी ने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया, क्योंकि जनरली मैंने आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेमेडीज जनरली इसका पार्ट बताया था।
तो उस केस में स्यू कर सकता है क्वांटम मैरियोट के बेसिस पे कि जितना मैंने कमाया है, तो ए ने कितना डिलीवर किया, 50 बैग्स डिलीवर कर दिए थे, तो 50 इंटू 2000 के अकॉर्डिंग वो पैसे बी से मांग सकता है। अगर बी नहीं दे रहा तो ए कोर्ट में केस करेगा, स्यू करेगा और उसके बेसिस पे पैसे मांग लेगा। तो यहाँ पे एज मच एज इज अर्नड, इसको ये बोला जाएगा। 36 का है। 37, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। देखिए ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन के ऑप्शन पे कि वो लॉ के थ्रू एनफोर्स करा सकता है, तो उस केस में आपको पता है कि फ्री कंसेंट वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें कंसेंट फ्री नहीं होती याद रखना, जिसमें कोर्जन हो गया। तो आपको पता है कि एक के ऑप्शन पे है कि वो एग्रीमेंट को पूरा करे या ना करे, या कोर्ट में केस कर दे क्योंकि उसको डराया गया है, धमकाया गया है, उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, मिस्टेकनली हो गया वो सारा पार्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उस पर अनुचित प्रभाव रखा गया है। तो वो सारा पार्ट मैंने बताया, वो आपको फ्री कंसेंट में जाके देख लीजिए। तो वो एक पर्सन के ऑप्शन पर क्या हो सकता है, एनफोर्सिबल हो सकता है। तो एक पर्सन चाहे तो एनफोर्स करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो एनफोर्स नहीं भी करवा सकता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, वॉइडेबल कहलाएगा। 37 का सी। फिर देखिए बोल रहा है एक ग्रेचुटस प्रॉमिस कैन। देखिए ग्रेचुटस प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से इसमें कुछ भी कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, बोल सकते हैं फ्री किया जा रहा है। एक होता है नॉट फॉर फ्री, जिसको बोलते हैं नॉन ग्रेचुटस, और एक हो गया ग्रेचुटस प्रॉमिस। तो आपको पता है कि एक ग्रेचुटस प्रॉमिस को एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। देखिए एक ब्लाइंड पर्सन था, वो रोड क्रॉस कर रहा है, एक पर्सन आया और उसने क्या करा, उसका हाथ पकड़ा और उसको रोड क्रॉस करवा दिया। एक पर्सन आया, उसने ब्लाइंड पर्सन को, या एक एजेड लेडी थी, एजेड पर्सन था, ठीक है, ओल्ड पर्सन था, तो उसकी भी हेल्प कर दी पर्सन ने। तो ये थोड़ी कि सामने वाला पर्सन बोलेगा मैंने आपकी हेल्प करी है पैसे दो, ब्लाइंड को ये थोड़ी बोलेगा मैंने आपको रोड क्रॉस कराया पैसे दो। तो आपको पता है कि ये ग्रेचुएटस एक्ट हो गया, जिसमें जनरली क्या है, कोई पार्ट जो होता है वो फ्री में किया जाता है, उसमें उसके बदले में कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, यानी फ्री में काम किया जाता है। यही हो गया ना एक तरीके से। तो एक ग्रेचुएटस प्रॉमिस कैन नॉट बी एनफोर्स, उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। वो आपके ऊपर होता है, करना है तो करो वरना मत करो। तो आपको इसकी हेल्प करनी है तो करो, वरना आप सीधे सीधे चले जाओ, आपके ऊपर। ठीक है, आप में मानवता की भावना है, दया की भावना है, तो आप हेल्प कीजिए, आपके ऊपर, क्योंकि ये फ्री एक्ट है। ये एक तरीके से क्या एक्ट है, फ्री एक्ट है। 39, तो इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, याद रखना। ठीक है, और याद रखना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था जो नॉन ग्रेचुटस एक्ट है उसको एनफोर्स कराया जा सकता है, नॉन ग्रेचुटस एक्ट को एनफोर्स कराया जा सकता है। याद रख लेना, पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए मैं एग्जांपल भी ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि वहाँ आपने कवर कर लिया। अब क्या बताऊँ यहाँ पे। 39, इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन ए पर्टिकुलर डे देन द ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाई ए बिफोर। देखिए ए क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है बी को। तो आपको पता है कि ए एक ऑफरर है और बी जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, एक्सेप्टर। तो यहाँ पे बी जब एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करता है, आपको पता है कि ये पुराना ही एक तरीके से लॉ है, मैंने आपको बताया। तो जनरली पोस्ट का पार्ट आता है, आजकल तो मोबाइल से हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ईमेल का पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल का पार्ट आ गया, तो जनरली वो सारा चल जाता है। लेकिन ये पहले से रिलेटेड केसेस दे रखे हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है, द ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाई ए। जिसने ऑफर किया वो रिवोक कर सकता है, वो ऑफर जो भी उसने दिया उसको ठुकरा सकता है। लेकिन कब, जब बी ने अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो दिया है उसके पोस्ट करने से पहले। कह रहा है रिवोक्ड बाय ए बिफोर बी हैज़ पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बी के लेटर पोस्ट करने से पहले, एक्सेप्टेंस के लेटर पोस्ट करने से पहले। अब देखिए मैं इसमें भी डिटेल क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने पूरा पर्टिकुलर केस बताया आपको। चलिए मैं एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ पीडीएफ में। तो ये मैंने पीडीएफ कवर कराई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इसमें क्या था, टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर में क्या बोल रहा है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ऑफरर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ऑफरर। एक्सेप्टेंस जिसने भी दी, आपको बताया कि ए ने बी को ऑफर दिया, अब बी ने जब क्या करी, अपनी एक्सेप्टेंस दी, तो ए के पास कम्युनिकेट होनी चाहिए, यानी ऑफरर के पास कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो वो कब कम्युनिकेट मानी जाती है, जब पोस्ट डाल दी गई है। जो ये ऑफर है ना, जिसको ऑफर दिया गया बी को, उसने जैसे एक्सेप्ट कब किया, यानी एक्सेप्ट कब माना जाएगा, एक तरीके से ए के बिहाफ पे, ए के अगेंस्ट बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। ए के अगेंस्ट कब माना जाएगा, जब बी ने इसको क्या कर दिया, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। या आपको पता है कि वो डब्बे बने हुए होते हैं ना, अलग अलग जगह पहले बने हुए रहते थे, तो वहाँ पे उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, क्योंकि उसके बाद वो वापस उसको निकाल नहीं सकता। उसे बोलते हैं एक तरीके से कम्युनिकेशन करना। तो यहाँ पे एग्जांपल में यही बता रखा था, एक बार ये पढ़ के देख लेना। देखिए यहाँ पोज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जरा सा इसका केस बता देता हूँ कि ए ने क्या करा, बी को बोला कि मैं अपना जो हाउस है वो 2 लाख का बेचना चाहता हूँ। 10 मार्च को लेटर पोस्ट किया था, बी के पास 12 मार्च को रीच हुआ। इसका मतलब क्या, ऑफर कम्युनिकेट हो गया 12 मार्च को। लेकिन बी ने देखो उस लेटर को 12 मार्च को रिसीव किया था, लेकिन 15 मार्च को पढ़ा।
तो उस केस में क्या हो गया, रिसीव तो कर लिया लेकिन 15 मार्च को पढ़ा, तो उस केस में जो कम्युनिकेट है वो 15 मार्च माना जाएगा, ना कि 12 मार्च। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले, कहने का मतलब ये ना बोले कि उसने कब रीड किया, तो उस केस में तो 12 मार्च आता, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि बाद की डेट को रीड किया, तो तब जनरली कम्युनिकेट माना जाता है जब उसने उसको रीड किया। अब देखिए बी ने जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो बी भी अपनी सहमति भेजेगा किसको, ए को, तो उसने पोस्ट से 14 मार्च को भेजी, तो उस केस में कम्युनिकेशन कब की जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए, इसका मतलब ऑफरर के अगेंस्ट कब मानी जाती है, जब वो पोस्ट के थ्रू भेजी गई यानी 14 मार्च को। और बी के अगेंस्ट कब होगी, व्हेन लेटर रीचेज ए, इसका मतलब जब वो ए के पास पहुंच जाए, तो इसका मतलब जो एक्सेप्ट करने वाला है वो भी रिवोक कर सकता है, पर कब, ए के पास पहुंचने से पहले। और एक ए कब तक रिवोक नहीं कर सकता, यानी ए कब रिवोक कर सकता है, ऐसे बोल दीजिए कि पोस्ट करने से पहले, बी के द्वारा पोस्ट करने से पहले। तो हमारा यही पूछा गया इस पर्टिकुलर पार्ट में। एक मिनट, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे ये बोला है बी हैज़ पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उससे पहले ए रिवोक कर सकता है, जिसने ऑफर दिया है तो ऑफरर रिवोक कर सकता है लेटर पोस्ट होने से पहले, सामने वाला अगर लेटर पोस्ट कर रहा है उससे पहले। फिर बोल रहा है द टू टाइप्स ऑफ ब्रीच आर, तो आपको पता है 40th में क्या होगा, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसमें मैंने पूरा आपको पार्ट बताया था और रेमेडीज भी बताई थी। देखिए एक्चुअल ब्रीच का मतलब आपको पता ही है कि जनरली क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर ड्यू डेट पे परफॉर्म होना है, जैसी वो डेट आ गई सामने वाले ने मना कर दिया, ये मैंने आपको बताया था, या परफॉर्म हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, आधे में उसने रोक दिया कि नहीं मैं आपको डिलीवर नहीं करूंगा। जैसे आपको बताया कि ए और बी के बीच में मैंने बताया था 100 बेल्स का हुआ, उसमें से 50 डिलीवर कर दी, अब बाकी 50 बची थी डिलीवर करना और बीच में ही तोड़ दिया, तो वो भी एक तरीके से एक्चुअल ब्रीच ही हुआ। या जो भी ड्यू डेट है उससे ड्यू डेट को ही मना कर दिया, तो वो भी एक्चुअल ब्रीच है, ये पार्ट हो गया। और एंटीसिपेटरी का मतलब क्या हो गया कि जब ए ड्यू डेट से पहले ही मना कर देता है, ड्यू डेट से पहले ही मना कर देता है एक्सप्रेसली, या किसी और को डिलीवर कर दे सी को, ठीक है। जैसे ड्यू डेट क्या है 5 अगस्त को डिलीवर करना है, उससे पहले ही वो 1 अगस्त को क्या करता है, सी को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे एक तरीके से वो अपने वर्क के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू कर रहा है, या एक्सप्रेसली बता के भी कर सकता है। एक्सप्रेसली बता के क्या बोलेगा 1 तारीख को कि मैं आपको डिलीवर नहीं कर रहा, मैं किसी और पार्टी को डिलीवर कर रहा हूँ, या मैं आपको डिलीवर नहीं करना चाहता, ऐसे बोल दिया ए ने बी को, तो उसे बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। तो देखिए मैंने अराउंड 36 से 37 मिनट में आपको सारा पार्ट कवर करा दिया, जो 20 वीडियो से 20 MCQs थे। अब इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं और भी MCQs लूँगा जो कि और आगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और जो आगे मैंने पार्ट बताए जो रेमेडीज़ या आपको बताए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे मैं कवर करूँगा ही करूँगा धीरे धीरे करके। तो आई होप, और इसके अलावा स्पेशल कॉन्टेंट भी कवर करूंगा याद रखना। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने क्या बताया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।